ज्यादा चांसेस है। अरे भाई हम दोनों के बेटे हैं ना, इसलिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई तुम लोग जवान हो, तंदुरुस्त हो, तुम्हारे शरीर का अंग तुम्हारे बाबू के काम आ जाए, इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। हाँ, लेकिन टेस्ट हम सबको करवाना पड़ेगा। अरे भाई हम दोनों की मैच ना हुई तो? हाँ, ये बात भी सही है। चाचा जी, आप योगेंद्र भैया और भाभी जी से भी कह दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए। मान लो अगर तुम दोनों की किडनी मैच हो गई तो तुम दोनों में से किडनी कौन देगा? अरे वो तो मैं बताता हूँ चाचा। मुझे क्या लगता है कि मुझे क्या लगता है, वैसे तुम दोनों के आपस का मामला है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर चंदन भाई तुम्हारी शादी हो गई है, मेरे बच्चा भी है, इसलिए चाचा जी किडनी डोनेट करने और बच्चा होने न होने में क्या फर्क है? ये सब सुना है। क्या किडनी डोनेट करते तो बच्चा नहीं होता? ऐसा लोग कहते हैं। अरे चाचा जी लोगों को क्या, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने साफ साफ शब्दों में समझाया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा जी, हाँ आप कह रहे थे कि मेरा बच्चा। हाँ बच्चा है। पर चाचा जी मेरे तो बच्ची है, यानी लड़की। हाँ, लेकिन तुम्हारे तो बेटी है, बेटा नहीं। लेकिन भाई ये तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी का सवाल है। नहीं नहीं नहीं, अभी सवाल ये है कि हम दोनों में से किडनी देगा कौन? अरे चंदन भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अभी सिचुएशन ऐसी हो रहा है। नहीं, इसका फैसला करना होगा। देखो भाई ये तुम दोनों के आपस का मामला है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि तुम लोग पहले आपस में ये तय कर दो कि किडनी देगा कौन। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या चंदन भैया आप? ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी अनाप शनाप सोचने लगते हैं। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने नहीं देखी है और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि इसको लेकर कोई झूठ बोलेगा। अच्छा आपको रिपोर्ट को लेकर डाउट है ना? आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए और खुद देखिए। चलिए रिपोर्ट देख लीजिए। अरे चुप कर, रिपोर्ट देख लो, रिपोर्ट देख लो। मुझे भी पता है रिपोर्ट कैसे बनती है। अरे 1500 में ऐसी कई सारी रिपोर्टें बनवा के दे सकता हूँ मैं। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की टेंशन ले रहे हैं। तू तो इसलिए ऐसा बोल रहा है ना क्योंकि तेरा नंबर तो लगा नहीं है, नंबर तो मेरा लगा है। और इस तरह से मुझे अपना नंबर लगवाने का कोई शौक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। क्या इसको मतलब ऐसे बाबूजी को अपनी किडनी नहीं देंगे तो बाबूजी का क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? माँ का क्या होगा? भाई साहब सुनिए ना भाई साहब। अरे छोड़, सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब। तू तो इसलिए ऐसा बोल रहा है ना क्योंकि तू तो बच गया इस बोगस रिपोर्ट का सहारा लेकर। सवाल पर बात करिए भाई साहब। मैंने कोई बोगस रिपोर्ट नहीं बनवाई है और मुझे कोई एतराज भी नहीं बाबूजी किडनी देने में आपकी तरह। हाँ तो जा ना, तू ही तेरी किडनी मुझे क्यों आगे करना? तुम लोग सब मिलकर मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं बता दे रहा हूं, मैं अपने साथ ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ने ये अच्छा नहीं किया। अरे ऑपरेशन के बारे में तो उसको पता था ना, कम से कम अपने बाबूजी की जिंदगी का तो ख्याल किया होता। अब खड़े-खड़े ये मुंह क्या देख रही है? जा जाकर कोने में मत खाओ। कैसी औरत है? अपना पति कहाँ जाता है, कब जाता है, कब लौटेगा, कुछ पता नहीं। सब दुश्मन बने बैठे हैं। सबके सब दुश्मन बने हैं उनकी जान के। ठीक है, मैं जाकर डॉक्टर साहब को सब कुछ बता देता हूँ। बड़े भाई साहब को भी खबर किए देता हूँ। अरे नहीं चाहिए, भाजी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अरे आप बैठिए, आ जाएगा। आ जाएगा। अरे किस गलतफहमी में रहते हो बालू? आने वाला एक तरह घर छोड़कर नहीं जाता। लेकिन ये तुम लोगों के आपस का मामला है भाई, दो मर्जी में आया करो। मैं क्या चाचा जी सुनिए ना, चाचा जी। हाँ, और आप? Hi, Miss Saloni, Kapoor and Raja Construction से। Nice to meet you. Nice to meet you, पर आप? आपने अपना नाम नहीं बताया। Oh, I'm sorry, भानु प्रताप राणा। Oh, Mr. राणावत, दरअसल ये अवस्थी जी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ, वो नहीं आए। What? दरअसल उनके पैर में चोट लग गई है, तो डॉक्टर ने उन्हें 10 दिन का बेड रेस्ट बोला। इसलिए उनकी जगह मैं आई। देखिए ऐसा है, ये जो मैटर है ना, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बात अवस्थी जी को 1000 बार बता चुका हूँ। अब फिर भी उन्हें नहीं आना था, तो ये सब करके टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? किसका टाइम? जी? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने आई हूँ? वापसी की ट्रेन कितने बजे है? चलिए, गाड़ी निकालो। थैंक अब ये वो क्या नाम है आपका? हाय, मैं सलोनी। चौकीदार! खम्मा? चौकीदार! भैया साले को! क्या बोला? क्या बोला? गलती हो गई। गाली? पता है ना साले किसकी हवेली के बाहर खड़ा था? मुझे ऐसे लोग ना इसी के लायक होते हैं। ए चौकीदार, आप देख साले को। और आप हमारे व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बेचारा मेरी वजह से मार खा गया। खाली वजह से? हाँ। मिस्टर राणावत ने मेरा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिया। खैर छोड़िए, ये बताइए सूर्यवीर सिंह राणावत कौन है? वो तो मेरे फादर इन लॉ है। और ये मेरे हस्बैंड। वैसे आपके फादर इन लॉ यहीं पर हैं? वो बीमार हैं। हॉस्पिटल। I'm sorry. Actually मैं कंस्ट्रक्शन ऑफिस से हूँ। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इस हवेली को होटल में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। आपको नहीं पता? ओह अच्छा, शायद घर के लोग आपसे इस मैटर पर डिस्कस नहीं करते।
मुंबई से किसी एजेंट ने भेजा है। चाचा जी, अब जब सब कुछ मैच हो गया है तो ऑपरेशन जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ, सब कुछ अच्छे से तय हो जाए ना तो मैं पूरे गांव को सती मैया के दर्शन करवाने ले जाऊंगी। ऐसी मन्नत मानी है मैंने। हाँ, हैं? पूरे गांव को? और नहीं तो क्या, वो लेके जा सकती तो मैं भी लेके जा सकती। अरे वो पूरी 20 बस घर चले गए थे। तो वो जब सारे लोगों को लेके जा सकती तो मैं क्यों नहीं? अरे भाई अपनी हालत तो देखो। अरे चाचा जी प्लीज प्लीज, आप अपनी रामायण शुरू करें। मानो समझो तो एक बस में 60 पैसेंजर होते हैं और एक पैसेंजर का किराया 210 रुपया और आना जाना 420, फिर उनका खाना पीना रहने के इंतजाम में 500 रुपए, कम से कम एक व्यक्ति पर 1000। अरे चाचा जी प्लीज छोड़िए सब। ठीक है, छोड़ देता हूँ, मुझे क्या। अरे हाँ, वो जैसे तुम्हारे फूफा जी पूछ रहे थे कि यहाँ वो लड़का आया कि नहीं, मैंने तो कहा यहाँ कोई नहीं है। वो लड़का यहाँ आने वाला था। वही जैसे ही कह रहा था कि यहाँ वो लड़का आया कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। एक मिनट, वो चौकीदार बता रहा था कि यहाँ कोई लड़का आया था। कहाँ गया वो? अरे नहीं माँ, अरे वो चाचा जी ऊपर ही बताया होगा ना उस लड़के का क्या नाम है, कैसा दिखता है, क्या उम्र होगी। अरे अब ज्यादा कुछ फोन में थोड़ी ना बताता है। लेकिन वो गया वहाँ, उसे जाने किसने दिया? चौकीदार, चौकीदार। अरे भगवान। हेलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं चाचा जी, प्रॉब्लम नहीं है। वो दरअसल मैं सुबह बाहर से आया था, तो गेट पे एक लड़का था, उसने मुझे बहुत गंदी गाली दी। ओ कहीं ये लड़का वही तो नहीं था? क्या किया तूने उसका? मैं बताती हूँ। इसने उसे थप्पड़ मारे, लाते मारे, हर इतनी पिटाई की कि लड़की वहीं से भाग गया। अरे ये लड़का वही था क्या? और कौन हो सकता है? मुझे थोड़ी ना पता था कि ये वही होगा। तुम सब ना ऐसे ही काम करो। ये किस्मत भी पता नहीं मुझे क्या खेल दिखा रही है। बेटे ही बाप की जान लेने पे तुले हैं। दोनों के दोनों बेटे। अरे माँ, मैं नहीं जानता था कि ये वही होगा। अब तो पता चल गया है ना। अब खड़ा कहाँ क्यों है? जा तो ढूंढ कर कहीं से भी। अरे जा। क्या भाई? ये लड़के भी बहुत लापरवाह हो गए हैं। उस एजेंट को 5 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। अभी कुछ लफड़ा हुआ ना तो मुश्किल हो जाएगी। और ऑपरेशन से पहले 6 लाख और देने हैं। हाँ तो दे दे। उनकी जान की कोई कीमत नहीं। आप हिसाब क्यों गिना रहे हैं? हिसाब नहीं गिना रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये रुपयों का कोई गोदाम है क्या जो उठा उठा के देते रहो? एक बार उन्हें ठीक हो जाने दीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। अरे तब की तब देखेंगे। अभी क्या करें? अभी तो मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। गांव जाके घूमना पड़ता है, लोगों से मांगना पड़ता है। अब वो छोकरी आई है मुंबई से, वो क्या कर रही है? उसे अभी रिपोर्ट बनाने में थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 8-10 दिन। हाँ, 8-10 दिन का समय लगेगा। तुम्हारे भाई साहब कब से कह रहे थे कि हवेली का कुछ करो, हवेली का कुछ करो, लेकिन नहीं, सब हाथ पे हाथ में बैठे रहे। राजा, तो वापस कैसे आ गए? ये माँ वो आ गए। अरे यार, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी आज्ञा के बिना यहाँ चला आया था मालकिन। थोड़ी मदद की जरूरत थी ना, इसलिए। मालकिन धन्यवाद मेरे की, मेरे जैसा आदमी मालिक की कुछ काम आ जाएगा। मैं अपने गांव जा रहा था, माँ और पिताजी से मिलने। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोचा ऑपरेशन से पहले मिल लूं। लगा था कि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मालिक ने बहुत मारा, बहुत मारा। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है मालकिन। गरम खून है ना। वैसे भी मेरे जैसा आदमी तो पूरी जिंदगी बिना मतलब के बात करता है। लेकिन मालकिन पिछले कुछ दिनों से पेट भर खाना भी नहीं।
पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब सुनो, इसने जो कुछ भी कहा सुना हो उसे दिल पर मत लेना। पता नहीं था ना, इसलिए हो गया। ठीक है? ठीक है मालिक, बिल्कुल भी दिल पे नहीं लूंगा। इसके खाने का इंतजाम करो जी। और सुनिए, इसे 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? हम्म। ठीक है, दे दूंगा। और सुनो बेटा, खाना खाकर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, पर- बहुत बहुत धन्यवाद, बस- बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब चलो इधर। इधर और सुन, इसका खाना हो जाए तो स्टेशन छोड़ आना और टिकट भी कटा कर दे देना। और हाँ, माफी भी मांग। क्या माफी? ओहो, क्या माफी मांगी? हाँ लेना, बेटा कुछ समझ। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुझसे कुछ कहा था ना करने को? तो जाकर करना। सुनिए बहन जी, मेरे लिए ज्यादा तकलीफ मत लीजिएगा। जो कुछ भी घर में बचा कुचा होगा उससे काम चल जाएगा। आपके हाथ का बना। खा सकते हैं, उतना खाना बचता है। लेकिन सासू माँ ने उसके लिए पूरा खाना फिर से बनवाया। और वो खाने में ऐसा टूटा कि जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाना देखा हो। चाचा जी ने उसे गिनकर 5,000 रुपए दिए। मैं उसे स्टेशन छोड़ने गया, उसकी टिकट भी निकलवा कर और उससे आप ही नहीं। अरे ये तो फिर वापस आ गया। तू कैसे छोड़कर आया था कि वो वापस आ गया? मालकिन, 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 मैं स्टेशन पर ट्रेन की राह देख रहा था। तभी मुझे चक्कर आ गया। उल्टी। देखा तो उल्टी में खून। मैं वही जमीन पर गिर पड़ा। आपको क्या कर देना चाहता मालकिन? वो शायद ट्रेन निकल चुकी थी। जैसे कैसे रात को यहाँ पहुंचा हूँ। आप मुझे किसी धर्मशाला में पहुंचवा दीजिए। मैं तो वहीं पड़ा रहूंगा उस वक्त। चाचा जी, मैंने इसे दिया पूरे 5,000 रुपए। नहीं नहीं, इतने पैसे मैं नहीं रख सकता। अरे छोटे मालिक ने मुझे पेट भर खाना खिलाई दिया था। टिकट भी निकाल के दे दी थी। और धर्मशाला में ज्यादा खर्चा नहीं होता था। रास्ते के लिए 500 रुपए लगते। भाई साहब, अरे लगे लगे। नहीं। अरे नकले भाई, तेरी मालकिन दे रही है। हाँ बेटा, और धर्मशाला जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ बहुत जगह है, तुम यहीं रुको। नहीं मालकिन, मैं आप लोगों को बोल नहीं बन सकता। मुझे कोई धर्मशाला पहुंचा दो ना भाई। अरे भाई, धर्मशाला ढूंढने में भी तो मथामथी करनी पड़ेगी। चल। हाँ। लगता है इसकी तबीयत खराब है, खून की उल्टी हुई है उसे। तो तो क्या? तुम लोग समझते नहीं हो? ऑपरेशन के पहले अगर इसकी तबीयत को कुछ हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे लेकिन माँ, लेकिन क्या? अगर वो गांव चला गया तो उसके खाने पीने का ठिकाना नहीं रहेगा। और उसकी देखभाल के लिए भी तो वहाँ कोई नहीं होगा। माँ लेकिन वो खुद ही जाना चाहता तो क्या करें? तो ऑपरेशन के बाद चला जाएगा। इतने कुछ दिनों में कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। माँ, मैं थोड़ी ना उसे छोड़ने जा रहा हूँ, वो खुद ही जाना चाहता। पर बेटा गरज हमको, इसलिए जाओ उसे समझा कि वो यहीं रुक जाए। समझ गया ना? ठीक है।
है ना? क्या चाचा जी, ऐसी महल जैसी मेहमान नवाजी मिले तो क्या कहना। ऐसा लगता है जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए। नाश्ता किया? हाँ मालूम किया ना, बहुत बढ़िया किया। अब जाओ कमरे में आराम करो। चला गया मैं। मालकिन, हाँ? बात बताऊं? हाँ, बोलो। ऐसे नहीं, अगर आप लोग हंसेंगे नहीं तो बताओ। नहीं ऐसे कोई नहीं ऐसे का सुन लो भाई। ठीक है चाचा जी, कोई नहीं है। तू बोल, दिल खोल कर। चल, बता। मालकिन, कल रात को मैंने एक अजीब सा सपना देखा। सपना? हाँ, सपने में मैं अपने गांव पहुंच गया। अपने घर वाली रोड पर मैं चलता जा रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ? क्या? मारुति। अरे तो वो है अंदर रही हो। नहीं, मारुति, साक्षात बजरंगबली। जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, प्रवीण, तेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी की तबीयत बहुत खराब है, तू जा उनके पास रह। ये लंबी पूंछ, ये बड़ी सी गदा, उन्होंने मुझे अपने हथेली पे बिठाया और जब मैं नीचे उतरा तो मैं यहाँ इस हवेली में था। मैंने बजरंगबली से पूछा, हे बजरंगबली, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? कहने लगे, वो देख तेरी सीता मैया बैठी है, तेरी सीता मैया रो रही है। मालकिन, मैंने उनको देखा तो जानते हैं क्या देखा? क्या देखा? वो आपका चेहरा था मालकिन। मेरा? और आप रोते हुए मुझसे कह रही थी, बेटा प्रवीण, तू कहीं मत जा, यहीं रुक जा। अभी मेरी नींद खुल गई मालिक। अब समझ में नहीं आ रहा है सपने का मतलब क्या है। इसका नाम प्रवीण कोटवा है। उदयपुर के पास गुजरात के किसी गांव का रहने वाला है। इसके पिता शिल्पकार थे। मंदिरों में मूर्तियों को गढ़ना इनकी विशेषता है। हाँ मालकिन, लेकिन अब मंदिर ज्यादा बनते नहीं है तो काम ज्यादा रहता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत काम मिलता है उसमें पैसे ना के बराबर रहते हैं। मेरे तो पिताजी की अब आंखों की रोशनी भी कम होने लगी है। तुम भी शिल्पकार हो? हाँ मालकिन, लेकिन ना मुझे बचपन में तो हाँ मालकिन, मुझे ना बचपन से ही दमे का रोग है। वो मूर्ति कराते समय पत्थर के छोटे छोटे कण ना वो नाक के रास्ते फेफड़े में चले जाते हैं तो मुझे दमे का दौरा पड़ने लगता है। मालकिन, इसीलिए पिताजी मुझे मूर्तियों से दूर रखते हैं। अरे विक्रांत, तेरी तबीयत कैसी है? अब ठीक है मालिक, अब ठीक है। डॉक्टर ने जांच में बोला था कि खाने का ध्यान रखना, अच्छा खाने पीने की जरूरत है। क्या बोला था? उन्होंने बोला था वो, हाँ, ऑरेंज जूस पीना। हाँ मालिक, ऑरेंज जूस। पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऑरेंज जूस क्या होता है। तब समझ में आया कि ऑरेंज जूस का मतलब संतरे का रस। बाकी में भी डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब, ये ऑरेंज जूस मैं क्या, मेरे पिताजी भी सपने में भी
पहले माँ पूछती है बेटा पैसे हैं कहता हूँ नहीं माँ, वो रो पड़ती है। ये हालात है हमारे। तभी बम्बई से एक आदमी आया, उसने मेरे हाथ में 5,000 रुपए रखे और बोला कि जब तू अपनी किडनी देगा ना तो 35,000 रुपए और सब मैं उसके साथ मुंबई चला आया। जब ये बात मेरे पिताजी को मालूम हुई तो कहने लगे अपने शरीर का टुकड़ा बेच रहा है, मुझे पूरा का पूरा बेच देता तो इससे ज्यादा ही पैसे मिलते। इंसान मेरी किस्मत में ऐसा पलटा खाया कि आज एक कलाकार को शरीर बेच कर खाना पड़ रहा है। ऑपरेशन के बाद मेरा क्या होगा ये तो खुदा ना जाने। लेकिन ऑपरेशन से पहले घर वालों को क्या हुआ? आप लोगों को पता भी है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या? ज्यादा अनजान मत बनिए। आप लोग उस बेचारे प्रवीण की किडनी ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग उसे फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपनी किडनी डोनेट कर रहा है। डोनेट? वो डोनेट नहीं, अपनी किडनी बेच रहा है। हाँ पता है। सो व्हाट? पता है? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि वो अपनी किडनी क्यों बेच रहा है। हाँ पता है। जब कोई व्यक्ति अपने आर्गन बेचने के लिए बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है उसके हालात अच्छे नहीं होंगे। I'm shocked, Mr. Ranavat. आप लोगों को उसकी जरा सी भी परवाह नहीं। भगवान से क्या मतलब है? अरे उसे इस चीज के पैसे मिल रहे हैं, बढ़िया हवेली में रह रहा है, अच्छा खा पी रहा है, उसकी सारी जरूरतें पूरी की जा रही है और आपके परवाह नहीं। जैसे कि काम कर रहे हैं उसके ऊपर, ये सब कुछ हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और वो भी खाली तब तक जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता। अरे आप लोग उस बेचारे को सिर्फ 40,000 रुपए दे रहे हैं। क्या? 40,000? आपकी जानकारी के लिए बता दे, उसे पूरे 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं किडनी के। क्या? 11 लाख? जी हाँ, वो भी सिर्फ किडनी के। हॉस्पिटल की फीस अलग, डॉक्टरों की फीस अलग, ऑपरेशन की फीस अलग। लेकिन वो तो मुझे अभी बोल के गया कि मुझे सिर्फ 40,000 मिल रहे हैं। उसका मुझे नहीं पता। इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रहा है। नहीं, शायद सच बोल रहा हूँ। हमारी पेमेंट तो एजेंट को करते हैं ना। अब ये एजेंट कहाँ से आ गया? अरे भाई वो एजेंट के थ्रू आए ना हमारे पास। मिस्टर रानावत, I can't understand it. ये जो डोनर है ना, वो एजेंट के थ्रू ही आते हैं, वरना हम उन्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे और वो हमें कहाँ ढूंढता फिरेगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आप एजेंट को 11 लाख रुपए दे रहे हैं और एजेंट उस बेचारे प्रवीण को सिर्फ 40,000। हो सकता है, कितनी गलत बात है। कुछ गलत नहीं है। अरे कुछ तो लिमिट होनी चाहिए किसी को इस्तेमाल करने की। होती है। आप जितना किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिस्टर रानावत, कैसे इसको समझा? जी कहिए। देखिए, वो बेचारा बड़ी मुसीबत में है। उसके फादर की आंखों की रोशनी जा चुकी है। उसका घर कभी भी टूट सकता है। क्या आप लोग उसके लिए कुछ और नहीं कर सकते? नहीं नहीं, देखिए, लेकिन छोड़िए। आप लोगों के पास इतनी बड़ी हवेली है, इतनी सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं आप लोग के लिए 5-6 लाख रुपए क्या मायने रखता है? सोचिए, वो अपनी जान खतरे में डालकर आपके फादर की जान बचा रहा है। इतना तो आप लोग उसके लिए कर ही सकते हैं। अरे अच्छा एक बात क्या? आप मुझे बताइए आपके फादर कहाँ पर एडमिट है? मैं खुद जाकर उनसे बात करूँगी। एक मिनट। ये समझ में आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आप कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए?
हमारी सिचुएशन का अंदाजा हो जाना चाहिए। ये सारे कुछ ऑपरेशन करने की बात है ना, अरे बात तो 4-5 दिन की है, लेकिन कुछ क्या उसे उसे हवेली के अंदर हाँ चिकन भी बन गया। आप बैठिए। चाचा जी, मजा नहीं है। अरे नहीं होता मजा फॉरेन वाली में भाई। इससे तो अपनी देसी अच्छी है। लो ट्राई करो। नहीं चाचा जी, आज जो प्यास लगी है वो इससे नहीं बुझेगी। और जब तक प्यास नहीं बुझेगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। चाचा जी ये बताइए, परसों मेरी कटाई सिलाई हो जाएगी? उसके बाद मेरी गाड़ी कितने दिन चलेगी? 6 महीना, साल भर? अरे कुछ नहीं होता पूरे कुमार, तुम्हें डॉक्टर ने समझाया तो था। नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम लोग क्यों नहीं कितने दे रहे हो? मुझे क्यों आगे कर रहे हो? किडनी? हाँ किडनी। अरे किडनी मैच भी तो होनी चाहिए। ये मैच वैसे सब बहानेबाजी होती है चाचा जी। तो प्रवीण कुमार जी तुम्हें डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है चाचा जी, डर नहीं लग रहा। प्यास प्यास लगी। एक सपना देखा था भाई, सपना देखा था, उसके बारे में इनसे बात करें। इनसे चाचा जी बस दो मिनट, बस 2 मिनट प्लीज। इसका कोई 2 मिनट का सपना है। सुन लो, परसों ऑपरेशन है, डॉक्टर ने सारी तैयारी कर ली है। सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू चाचा जी। कल तुम्हारा पति मेरे सपने में आया। क्या नाम है उसका? चंद्र प्रताप सिंह।
जैसे ईंट के ऊपर बैठा हुआ, मैं नीचे रेत पे। उसने मुझसे कहा, भाई सुनो, मेरे बाबूजी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मुझे यहाँ चिलचिलाती धूप और तपती रेत में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? कहने लगा, अरे चिंता मत करो, मेरे बाबूजी की सेवा करना। मैंने कहा, अरे मेरी भूख और प्यास का क्या होगा? तुम्हारी भूख और प्यास की देखभाल वो करेगी। मैंने कहा, अरे वो मतलब को मुझे नहीं पता था कि वो मतलब तुम करोगी ना देखभाल मेरी भूख प्यास की। अरे वो बेकार आदमी था, ऐसे भूख और प्यास छोड़ के चला गया, मुझे भी और तुम्हें भी। चिंता मत करो ना, हम दोनों एक दूसरे की भूख और प्यास का बहुत दम है तेरे में, बहुत दम है। सारा दम नहीं दिखाने का, दम नहीं। यार मेरे सासू माँ ने क्या कहा है? मैं अगर चला गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना जोर का थप्पड़ मारा है, मुझे नहीं लगता है कि वो वापस यहाँ रुकेगा। क्या किया भाभी आपने? पर अचानक से हुआ क्या? क्या पता, चले जाने की जिद लिए बैठा है। ये तो आप मुझे 200 बार बता चुके हैं, पर कोई तो बात हुई होगी ना? तो आपको कैसे समझाएं? वो कुछ बोले तब तो जानूं। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो उसके मन की बात पढ़ लूं। आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहते। ठीक है, मुझे ना बताइए, पर कब से मुझे जाने से तुम लोग की उनकी हालत देख ही रहे हैं आप सब लोग। मेरा सुहाग मिटाने में तुले हुए हैं आप लोग। ये माँ ऐसा क्यों बोलती है? कोशिश कर तो रहे ना। अब मुझे जानना दीजिए मालकिन, ऐसा कैसे जाना पड़े? ऑपरेशन में तुम यूं चले जाना चाहते हो बेटा? मैं नहीं जाना चाहता मालकिन, लेकिन मैं क्या करूं? मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। तो क्या बेटा? मालकिन, ये बताइए, हाँ, हुआ कोई गलती हो गई क्या? गलती होगी तो अच्छा ही था ना चाचा जी, लेकिन ये तो हकीकत है सब। आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे लिए ऑरेंज जूस का गिलास है, हाँ, मैंने पिया तो बहुत खट्टा था, इतना खट्टा कि पिया ना जा सके, दांत खट्टे हो जाए इतना खट्टा। सच? हाँ, मैंने भाभी जी से शिकायत नहीं की। मैंने कहा, भाभी जी ये जूस बहुत खट्टा है, पीने लायक नहीं। कहने लगी कि मैं कोई संतरे उगाती हूँ क्या, और दूर से थप्पड़ मार दिया मुझे। ऐसा? मालकिन, सिर्फ मुझे थप्पड़ मारा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन देवी माँ का जो अपमान हुआ है वो मैं नहीं सह सकता। बेटा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं मानते, माफी मांग के मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। अरे बाबा, तो क्या करना होगा? तू जानता क्या है, बता दे मुझे। ठीक,
चाहिए वो देवी माँ को अपने हाथ से दिखाएं। मतलब कैसे किस तरह तो कहिए कि वो मुझे अपने हाथ से ऑरेंज जूस पिलाए, तभी देवी माँ प्रसन्न होगी। और देवी माँ प्रसन्न हो जाए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। मेरा आप सबको आखिरी याद था। ये भी ना पल पल गले में जान अटका रहा है। कल का आखिरी दिन हो करके ये भला चले बस। माँ ये ऑरेंज जूस देवी का क्या नाटक है? अब नाटक हो या जो भी हो, करना तो पड़ेगा ही। जाकर से समझा। किसे? उस नौटंकी को? नहीं, तेरी भाभी को। बात हाथ से निकलने से पहले जा बेटा, समझा उसको। ये मैं क्या सुन रही हूँ? समझाया होगा इसने। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। इस घर के बहू से जो आप करवाना चाह रहे हो, और मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुमने उसे थप्पड़ मारा था? हाँ, मारा मैंने थप्पड़। अरे घर के मर्दों की तलवारें निकालनी चाहिए थी। वो तो निकली नहीं। ए, जाने दो। इसीलिए मुझे थप्पड़ मारना पड़ा। छोड़ो बातें। घर के आदमी जान का सवाल है। सोचिए भाभी, अगर वो चला गया और जी को कुछ हो गया तो हम लोग जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। और उसने ऐसी कौन सी बड़ी बात कही जो उसे तो बुलाना था। देखो अपने ससुर की हालत तो देखो। करना पड़ता है क्या घर के आदमी के लिए? मैं तो संभाल ही सकती हूँ ना। और नहीं मानना चाहती तो मेहरबानी करके मुझे जहर ला के दे दो। रात में पीकर सो जाऊंगी ताकि कल सुबह ना देखनी पड़े मुझे। मतलब आप लोग जो मुझसे करवाना चाहते
मेरा पति आएगा तो उससे कह दूंगा क्या हम ऑरेंज जूस नहीं बहुत गरम है भानु भानु चाचा जी चाचा जी माँ माँ मंजू ओ मंजू 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 देखो मैं आ गई क्या हुआ? तुम बैठो। मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डर गया था मंजू। मुझे पता है कि मुझे तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। पर मैं क्या करता मंजू, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। किडनी डोनेट करना ये सब मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। और मुझे पता चला कि कोई और किडनी दे रहा है। मंजू मुझे अंदर ही अंदर एक बात बहुत खाई जा रही है कि मैं बेटा होकर अगर अपने बाबूजी को किडनी डोनेट नहीं कर सकता तो हमें क्या हक बनता है कि किसी और से किडनी ले लेगा। और मंजू वो जो किडनी डोनेट करने के बाद बच्चा न होने वाली बात है ना, वो सब बकवास बात है, सब झूठ था। मैं उस समय भी ये सब जानता था मंजू, और मैं बहुत डर गया था मंजू। अब मैंने फैसला कर लिया कि अपने बाबूजी को किडनी मैं डोनेट करूंगा। मैं मंजू क्या हुआ? तू चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? बहुत कुछ पर इस बार चंदन मैंने वो नहीं किया जो दूसरों ने कहा। इस बार मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा, जो मेरी आत्मा ने सही समझा। चंदन चंदन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अच्छे हैं फिर क्यों सजा पाते हैं। इससे अच्छा तो बुरा होना ही सही है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। कोई न कोई है जो अच्छे बुरे का हिसाब लिख रहा है। ये तो मैं मानने लगी और तुम्हें भी
बिजली कौन डोनेट कर रहा है? वो लड़का नहीं, वो तो भाग गया। क्या? तो फिर चंदू, कल रात हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। उस पर कई लोग घायल। वो सब लोग वही भर्ती हुए जहाँ बाबूजी भर्ती थे। उसमें से एक लड़का जो बच गया। जानते हो उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? क्या? वो अपना देह दान करना था। और किस्मत तो देखो, उसकी किडनी बाबूजी की किडनी से मैच हो गई। क्या? सच? हाँ, ये तो कमाल हो गया। चंदन, मैं कहती थी ना, कोई ना कोई है जो अच्छे मेरे सामने। पता है तुम्हें, वो लड़की मरते में 4 लोगों की जान बचाई और अब उन चारों में वो जिंदा रहा। हाँ मैं तुम बिल्कुल सच कह रही हो। चंदन, एक बात पूछूं? पूछो ना। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम अपना देह दान करो, तो कर पाओगे? मतलब अभी इसी वक्त? बोलो ना, कर पाओगे? हाँ, मरने के बाद मुझे क्या डर लगेगा? पता है, मैं अकेले कोशिश करती हूँ तुमको बचा के रखूं। दिल में नहीं। मैं गिर रहा था। मैं गिर रहा था। कहाँ से? मेरी नजरों से। पर आज तुमने खुद ही अपने आप को संभाला। मंजू, मंजू मुझे माफ कर दो मंजू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे बचे रह गए ना घर में नमस्कार। जर्मन कहाँ पे आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का दिन। और आज सूर्यवीर सिंह रणावत यानी हमारे बड़े भाई साहब ने पूरे गांव के लोगों के लिए भोज रखा है। और आज ही हम सब देह दान का खर्चा भरने वाले हैं। जी हाँ, चाचा जी बिल्कुल ठीक है। हम सब देह दान का पर्चा क्योंकि मानव कल्याण के लिए देहदान से बड़ा काम नहीं हो सकता। भाई साहब, वो मेहमानों को खाना खिला रहे हैं। बीबी, मामा जी। ए!